Assalamu alaikum students. I hope you're well. Today we have the topic of PACE 1984, a student favorite. Almost all my students absolutely love this chapter. And ये आपका legal system and methods और English legal system का एक बहुत ही crucial chapter है. So let's just start it off. PACE जो है आपका module, this deals with police powers. तो एक पुलिस की आपको अरेस्ट करते वक्त क्या पावर्स हैं, एक पुलिस क्या क्या चीज़ से कर सकता है क्या नहीं कर सकता. दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट रेलिवेंट चैप्टर दैट यू स्टडी इन दिस एंटायर कोर्स. क्योंकि आए दिन हर रोज़ आपका पुलिस से वास्ता होता है. कभी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले, कभी कोई इशारे पे रोक ले, कभी कोई गाड़ी चेक करने रोक ले आपको, कोई चेक पोस्ट पे आपको रोक ले. सो दीज आर those laws that are very directly relevant to almost any and everybody. So let's start it off. The Police and Criminal Evidence Act, which is more commonly known as PACE, is the primary legislation governing police powers in England and Wales, balancing individual civil rights against the needs for criminal effective crime investigation. Powers are detailed in the act and its 8 codes of practice. So हमारे पास जो आपके सिलेबस में जो relevant है वो कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं. सो दीज आर, इसको अगर हम बहुत ही लेमैन टर्म्स में बोलें तो ये रूल्स हो सकते हैं. सो रूल्स A to H. But since you're a lawyer and I expect you, law student, and I expect you to have some legal acumen, तो आपने इसको codes of practice बोलना है. सबसे पहले आ जाते हैं पेस के सबसे पहले सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 1, एंड वी विल गो ऑन टिल सेक्शन नंबर 7. सो सेक्शन 1 to 7 आपको जनरल पावर्स बताता है. ये वो पावर्स हैं जो आपके स्टॉप एंड सर्च की हैं, जो पुलिस को दी जाती हैं. अब पुलिस आपको रोक के क्या सर्च कर सकता है, कितनी उसके पास पावर्स हैं, वो आपको किस तरीके से सर्च करेगा, बॉडीली सर्च करेगा, आपका मोबाइल फ़ोन चेक करेगा, वो पावर्स सारी हमें कंटेंट होती है जो जनरल पावर्स हैं. कुछ एक्सेप्शनल स्पेशल पावर्स भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, बट जनरल पावर सेक्शन 1 to 7 के अंडर हैं. एंड सबसे पहले पुलिस ऑफिसर और PCSO, सुपरिटेंडेंट ऑफिसर, इन यूनिफॉर्म कैन स्टॉप एंड सर्च इंडिविजुअल्स व्हीकल्स इन अ पब्लिक प्लेस. तो एक पुलिस ऑफिसर एक पब्लिक प्लेस में सर्च कर सकता है, इंक्लूडिंग प्राइवेट गार्डन्स, इफ़ द ऑफिसर रीजनेबली बिलीव्स द सस्पेक्ट डजेंट रिजाइड देयर. तो दो चीज़ें, पब्लिक प्लेस में तो कहीं भी मार्केट में रोक ले, रोड पे रोक ले, एनीबडी, वो आप एनीवेयर आपको वो रोक सकता है, नंबर 1. लेकिन वो आपको प्राइवेट गार्डन्स में भी रोक सकता है. तो इसकी मिसाल मैं अगर पाकिस्तान में दूं तो जिस तरह एक्स्ट्रा लैंड होती है, बाज़ लोगों के घर स्ट्रीट के आखिरी घर होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा लैंड दी जाती है हुकूमत की तरफ से. तो अगर वो पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा लैंड है इसी के घर की है, तो वो नहीं कर सकता. अगर उसको लगता है कि जनरल कोई प्राइवेट गार्डन है, किसी और का गार्डन है, तो वो इट्स अ प्राइवेट, वो कह लो छोटा सा पार्क कह लो, तो अगर वो है उसमें उसको अगर ये लगे कि यहाँ ये इसकी रिहाइश नहीं है, तो वो उसको सर्च एंड स्टॉप एंड सर्च कर सकता है. लेकिन अगर उसको लगता है कि यार ये इसी के घर की एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंडेड लैंड है, तो फिर ये सर्च अलाउड नहीं होगी. Point number 1. Point number 2, requires reasonable grounds for suspicion of finding stolen or prohibited articles. तो इसकी बेसिस है रीजनेबल सस्पिशन में. बस पुलिस ने बंदे को देखा, उसने कहा यार इस ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैंने उसको सर्च कर लिया, ऐसे नहीं होता. आपको रीजनेबल सस्पिशन होना ज़रूरी है. यू मस्ट नो और यू मस्ट हैव रीजनेबल सस्पिशन. आपको आपकी पुलिस थाने से कॉल आती है, स्टेशन से कॉल आती है, जो आपको बताती है कि ये अपीयरेंस का बंदा है, ही इज़ वेयरिंग ब्लू जीन्स वाइट शर्ट, यू नो तो ये है, और वो डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली उसी बंदी की है जो आपके सामने है, तब आप उसको स्टॉप एंड सर्च कर सकते हो, ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते. सर्च इन पब्लिक. अब अगर पब्लिक सर्च है तो आप सिर्फ उसकी आउटर लेयर ऑफ क्लोथिंग रिमूव करवा सकते हो. ऑब्वियसली इट्स अ पब्लिक प्लेस, तो यू कैन नॉट आस्क हिम टू रिमूव हिज एंटायर क्लोथिंग्स, वो नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स अ वायलेशन ऑफ पब्लिक एथिक. So can only request removal of outer jacket, outer coat or gloves.
रिटन रिकॉर्ड ऑफ द सर्च पर्पस ग्राउंड एंड रिजल्ट्स मस्ट बी मेड एज सुन एज पॉसिबल। बंदे ने, पुलिस ऑफिसर ने आपको रोका, आपको सर्च किया, आपसे वो सिर्फ जैकेट रिमूव करवा सकता है, ग्लव्स रिमूव करवा सकता है, एंड जस्ट आउटर क्लोथिंग रिमूव करवा सकता है। एंड देन उसकी इमीडिएटली बाद वो एक रिटन रिकॉर्ड ऑफ सर्च बनाता है, जिसमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहली पर्पस, सेकंड कि मैंने किस पर्पस से इसको किया है। सो लेट्स से वो एक, द पुलिस ऑफिसर सस्पेक्टेड यू टू हाइड ड्रग्स इन योर ग्लव्स, तो ये पर्पस उसने लिखा। ग्राउंड्स, उसने ग्राउंड लिखा कि वायलेटिंग द ड्रग लॉज। एंड रिजल्ट कि मुझे कुछ नहीं मिला। लेट्स से अगर उसको ग्लव के अंदर कुछ नहीं मिला तो वी विल से नॉट फाउंड एनीथिंग। या उसको अगर ग्लव्स में ड्रग्स मिल जाते हैं तो वो फिर कहेगा कि फाउंड ड्रग्स इन हिज ग्लव्स। सो दीज आर द जनरल पावर्स। अब कोड ऑफ प्रैक्टिस ए, गाइडेंस ऑफ ऑन स्टॉप एंड सर्च। अब ये कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है ना, ये एडिशनल आपको असिस्टेंस कर देती है। सो दिस कोड ऑफ प्रैक्टिस असिस्ट यू इन अंडरस्टैंडिंग द लॉ। अब वो असिस्टेंस उसने कोड ऑफ प्रैक्टिस ए ने गाइडेंस किया दी रीजनेबल सस्पिशन को एक्सप्लेन किया। यहाँ अगर हम ऊपर देखें, रिक्वायर्स रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन, मैंने आपको बोला वो वैसे ही सर्च नहीं कर सकते, ही हैज़ टू हैव रीजनेबल ग्राउंड। तो कोड ऑफ प्रैक्टिस ए ने गाइडेंस दी इसके ऊपर। सो रीजनेबल सस्पिशन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन पर्सनल फैक्टर्स अलोन। आप पर्सनल अपीयरेंस, नॉन प्रीवियस कन्विक्शन, इन रीजंस ये आप ये नहीं कर सकते। आपको कोई थाने से कॉल आए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन आए, तभी स्टीरियोटिपिकल इमेजेस ऑफ सर्टेन ग्रुप्स के, लेट्स से एक एक लोकेलिटी में, एक रूरल एरिया में लेट्स से एक गैंग है जो लोगों को बुली करता है, एंड उनकी एक स्पेसिफिक अपीयरेंस है, उनके यहाँ कट होता है, लेट्स से यहाँ एक कट होता है, और एक बंदे रैंडम बंदा है उसका यहाँ कट है, आप उसको पकड़ लो। ऐसे नहीं होता, यू हैव टू हैव ग्राउंड्स टू फॉर द सर्च। अच्छा, it prohibits searches involving exposure to intimate areas. You can't touch any intimate area of the person जिसकी सर्च हो रही है, आप उसको वायलेट भी नहीं कर सकते। एंड मोर थोरो सर्चेज एज रूटीन एक्सटेंशन इफ नथिंग इज फाउंड इनिशियली। अगर इनिशियली आपको कुछ नहीं नज़र आया तो आप रूटीन एक्सटेंशन में थरो सर्च कर सकते हो, आप जैकेट को या अप्रोप्रिएट मैनर में उसको सर्च कर सकते हो। For religious sensitivities, removal should be allowed out of public view with an officer of the same gender. So let's say अब बंदा है, वो कहता है he suspects female, let's say लड़की को सस्पेक्ट कर रहा है कि इस लड़की ने अपने उसमें let's say हेड कवरिंग में ड्रग्स छुपाए हैं। तो वो उसको फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपना ये हेड कवर हटाएं या फेस कवर हटाएं या एनीथिंग लाइक दैट। ही कान डू दैट। ही कैन डू दैट, बट उसके रूल्स ये हैं कि एक फीमेल ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द सेम जेंडर होना ज़रूरी है, एंड सेकेंडली आप आउट ऑफ पब्लिक उसको करेंगे। सो लाइक यू कैन टेक हर टू अ प्राइवेट प्लेस एंड देन सर्च। सो ये आपका है दिस स्टॉप एंड सर्च। पावर टू स्टॉप एंड सर्च में सबसे पहले हमने जनरल पावर सेक्शन 1 to 7, इनको हम नीचे और भी डिटेल में हम देखेंगे, बट दैट्स द फर्स्ट हेडिंग। देन द सेकंड इज द गाइडेंस ऑन दिस, वो भी हमने कर लिया। अब थर्ड है मिस यूज ऑफ ड्रग्स एक्ट। अब स्टॉप एंड सर्च अगर एक ड्रग मैटर में है तो वो कैसे होती है एंड ऑल, एंड देन टेररिज्म के हिसाब से स्टॉप एंड सर्च कैसे होती है। सो अगर एक ड्रग्स का इशू है तो उसमें स्टॉप एंड सर्च कैसे होगी। अलाउ स्टॉप एंड सर्च इफ एन ऑफिसर हैज रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट अ पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ अ कंट्रोल्ड ड्रग। ड्रग की क्लासेस हैं, ड्रग ए बी एंड सी। अगर इनके क्लासेस के अंदर कोई है तो आप उसको अलाउ, यू आर अलाउड टू स्टॉप एंड सर्च द पर्सन। क्लास डी ड्रग है या वो है तो उसमें नहीं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर इफ इट्स अ सिगरेट देन यू कांट स्टॉप एंड सर्च हिम। इफ इट्स अदर मोर जो प्रॉपर ड्रग्स होती हैं देन उनमें आप उनको सर्च कर सकते हो। अप्लाइज टू द पर्सन और एनी व्हीकल। सो मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स में एक एडिशनल चीज़ आ जाती है, व्हीकल। आप गाड़ी भी सर्च कर सकते हो, नॉट जस्ट द पर्सन। द सब्सटेंस कैन बी सीज्ड। तो वो ऐसा है कि वो सब्सटेंस सीज हो सकता है, तो आपने फिर इमीडिएटली सर्च करनी है। So that's that. Now, terrorism. An officer may stop and search a person possessions vehicle if they reasonably suspect the person is a terrorist to find evidence of terrorism. तो वही चीज़ है कि अगर terrorism है तो आप उसको suspect करो। Can be used anytime, anywhere with reasonable suspicion. आप किसी टाइम भी उसको search कर सकते हो. No senior officer authorization is required. You don't need under this act, you don't need a senior officer's authorization टू मेक इट, क्योंकि वो एक सेंसिटिव मैटर होता है। यू नीड टू एक्ट क्विकली, सो यू डोंट नीड senior officer authorization. A senior officer can designate an area if there is suspicion a terrorist act will occur.
Within that area, officers can select individuals' vehicles for stop and search for terrorism evidence. A written record of the search must be made. So ये आपके चार स्टॉप एंड सर्च के हैं. The Act of 2000, the Act of 1971, the Code of Practice जो एडवाइस देती है, एंड then जनरल पावर्स. अब आ जाते हैं अरेस्ट पावर्स के ऊपर. तो ये आपका सिर्फ रोक के सर्च करना है. अब अरेस्ट इसका नेक्स्ट स्टेप है. इफ़ यू फाइंड समथिंग ऑन द पर्सन देन यू अरेस्ट दैट पर्सन. अब वो कैसे होता है? सो पेस एक्ट सेक्शन 24 हमें सबसे पहले बताता है अरेस्ट विदाउट वारंट. वारंट एक लीगल अथॉरिटी होती है टू अरेस्ट समबडी. सो लेट से पुलिस थाने में एक नाम आया बंदे का कि ये बंदा चोर है, राइट? एंड आपको लगता है कि ये चोर है, आपने उसके रिकॉर्ड्स में निकाला है कि अच्छा ये बंदा इस्लामाबाद में रहता है इन सो एंड सो सेक्टर. अब आप दो तरीके कर सकते हो. अगर एक अर्जेंट मैटर है तो यू विल इमीडिएटली गो एंड गेट योर पुलिस कार एंड रीच दैट पर्सन एंड अरेस्ट हिम. ये अरेस्ट विदाउट वारंट होगा, आप इमीडिएटली निकल गए. दूसरा तरीका ये है कि आप वारंट लेकर. सो वट यू विल डू इज यू विल अप्लाई फॉर अ वारंट, यू विल गेट द वारंट फॉर दैट ऑन दैट पर्सन नेम कि ये बंदा है, इसके खिलाफ मुझे वारंट चाहिए. एंड देन you know after you have approval for the warrant, then you go and arrest that person. So that arrest is with warrant. Up section 24, arrest powers are without warrant. A constable may arrest without a warrant anyone who is about to commit a crime or in the act of committing an offense. जो क्राइम करने लगा हो या जिसने क्राइम किया हो, आप उसको वारंट के बगैर अरेस्ट कर सकते हो. फर्स्ट. सेकंड, whom the constable has reasonable grounds to suspecting is about to commit or is committing an offense. तो आप उसको सस्पेक्ट करते हो कि यार ये ऑफेंस करने लगा है, आप उसको भी अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट. इफ एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, अ कांस्टेबल मे अरेस्ट एनी वन गिल्टी ऑफ इट और एनी वन दे हैव रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट इज गिल्टी ऑफ इट. सो द थर्ड पार्ट इज आफ्टर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड. तो आप उसको अगर वो सस्पेक्टेड है कि ये गिल्टी है बंदा, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, या वो एक्चुअली गिल्टी है. इसका ये मतलब कि पुलिस ऑफिसर ने अपनी आंखों के सामने देखा कि इसने मारा उसे, तो आप उसको पकड़ सकते हो. Now, one important thing to note here is the power can only be exercised if the constable has reasonable grounds for believing the arrest is necessary. मतलब कि अरेस्ट एब्सोल्युटली नेसेसरी है. अगर ये मैंने अभी अरेस्ट नहीं किया तो बहुत नुकसान हो सकता है. दैट्स द की. इन योर एग्जाम व्हेन यू सी दिस यू विल से अगर ये अरेस्ट अभी इस वक्त ना हुआ तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तभी आपको अरेस्ट विदाउट वारंट अलाउड है. जिसमें आ जाते हैं टू असर्टन फॉर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. टू असर्टन द पर्सन नेम एंड एड्रेस, टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम कॉजिंग फिजिकल इंजरी, सफरिंग फिजिकल इंजरी, कॉजिंग डैमेज टू प्रॉपर्टी, committing an offense against public decency, causing an unlawful obstruction on the highway. तो अगर ये रीजंस हैं तो आप विदाउट अरेस्ट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हो. टू प्रोटेक्ट अ चाइल्ड or other vulnerable person, to allow the prompt and effective investigation of the person, to prevent the person from disappearing. तो अगर किसी बच्चे को बचाना है तो आप वारंट के बगैर अरेस्ट कर सकते हो. अगर कोई आपको इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप कर सकते हो. अगर आपको एक बंदा भाग ना जाए उसके मद में कर सकते हो. अगर आपको किसी का नेम और एड्रेस पता लगाना है तो आप अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकते हो. अब इसी तरह हमारे पास ये लॉ आया तो इसके ऊपर हमारे पास कोड ऑफ प्रैक्टिस में फिर गाइडेंस आ गई. जिस तरह हमारे पास यहाँ आई थी कोड ऑफ प्रैक्टिस ए ने गाइडेंस ऑन स्टॉप एंड सर्च दिया था, तो अब कोड ऑफ प्रैक्टिस जी विल गिव गाइडेंस फॉर अरेस्ट. A lawful arrest requires two elements: a person involvement in a criminal offense, या उसने किया हो या वो suspected to commit that offense, and second reasonable grounds for believing the arrest is necessary. So ये दो बातें हमने ऑलरेडी कर ली. Now manner of arrest. How would you arrest? No set form of words but must communicate arrest and reason. कोई आपके पास पुलिस ऑफिसर आपके पास आता है उसके ऊपर कोई फॉर्म ऑफ वर्ड्स नहीं है कि यार ये 10-12 जुमले पुलिस ऑफिसर ने आपको बोलने हैं. नहीं, बस उससे सिर्फ आपको अरेस्ट का और रीज़न बतानी है कि मैं क्यों अरेस्ट कर रहा हूँ, आपको ये बताना है. मे यूज़ रीजनेबल फोर्स. हाथापाई नहीं कर सकता, लेकिन आपको अगर वो स्ट्रांगली आर्म से पकड़ रहा है तो दैट्स पॉसिबल, ही कैन डू दैट टू मेक द अरेस्ट. केस लॉज पे आ जाते हैं. टेलर वर्सेस चीफ कांस्टेबल ऑफ थेम्स वैली पुलिस. द टेस्ट इज वेदर द पर्सन वॉज टोल्ड इन सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज द एसेंशियल लीगल एंड फैक्चुअल ग्राउंड फॉर देयर अरेस्ट. तो अगर एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, आसान ज़ुबान में, अगर एक बंदे को
लीगल एंड फैक्चुअल ग्राउंड्स बता दिए जाते हैं तो वो उसका पुलिस ऑफिसर के मैनर ऑफ अरेस्ट इज़ फाइन, इट्स वैलिड एंड यू कैन कंटिन्यू. After arrest, suspect must be taken to a police station for the custody officer's assessment. तो अब आपने अरेस्ट कर लिया, आपको रीजनेबल ग्राउंड थे, आपने उसको अरेस्ट कर दिया. अब नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉर यू टू टेक हिम टू द पुलिस ऑफिसर स्टेशन. Search of an arrested person. Ab, what happens next? Police have the right to search for anything that might help an escape, be evidence relating to an offense in public, and only require removal of outer. ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. अब अरेस्ट भी हो गया. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट. सबसे पहले आपने एक बंदे को, आपको शक हुआ, पुलिस थाने से आपको कॉल आई पुलिस ऑफिसर को कि ये बंदा इज सस्पेक्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑफेंस. आपने उसको स्टॉप किया और सर्च किया. दैट्स नंबर वन, स्टॉप एंड सर्च. स्टॉप सर्च किया आपने, आपको पता लगा कि इस बंदे के पास तो ड्रग्स हैं, या इस बंदे ने ये कमिट किया है, या इसके पास नाइफ है, या इसके पास एक गन है जिससे मर्डर हुआ. नेक्स्ट थिंग यू डू इज अरेस्ट हिम. फॉर अरेस्टिंग हिम यू मस्ट टेल हिम वाई ही इज गेटिंग अरेस्टेड. वो आपको रीज़न लाजमी बताना है. अब आपने उसको रीज़न फॉर अरेस्ट भी बता दिया. अब नेक्स्ट क्या है, आप उसको पुलिस थाने लेके जाओगे. अब व्हेन यू टेक हिम आउट टू द पुलिस थाना, देन आपकी डिटेंशन एंड ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है. अब ये वो प्रोसेस है जो पुलिस थाने के अंदर होता है. दिस इज गवर्न बाय सेक्शन 56, 58 एंड कोड्स ऑफ प्रैक्टिस CEF and H. Codes again which will help you guys to understanding the law. Time limits on detention. अब detain मतलब the time the person is detained in the police officer. So in the police station. So in very simple words, जितना टाइम बंदा पुलिस थाने में गुजार रहा है वो डिटेंशन में गुजार रहा है. जनरल टाइम लिमिट्स ऑन डिटेंशन. आप 24 घंटे से ज़्यादा किसी को भी पुलिस थाने में डिटेन नहीं कर सकते. सो द मैक्सिमम यू कैन डिटेन समबडी इज़ 24 hours. Indictable offense can be extended to 36 hours with permission from a superintendent rank or above officer. Superintendent rank मतलब एक senior officer की इजाज़त से आप उसको 36 hours भी कर सकते हो, but only in indictable offenses, मतलब serious offenses, murder, rape, attempted murder, so and so forth. 36 hours से ज़्यादा detention is not possible. अगर आप 36 hours से भी ज़्यादा करना चाह रहे हो तो फिर you will have to apply to the magistrate's court. आप अदालत जाओगे, आप कहोगे कि हम इसको डिटेन करना चाहते हैं फॉर मोर देन 36 hours, एंड द मैक्सिमम सम द कोर्ट कैन गिव यू डिटेंशन इज़ 96 hours. तो 4 दिन से ज़्यादा आप उसको डिटेन नहीं कर सकते. 24, 48, 70 to 90, या तकरीबन 4 दिन है. रिव्यूज बाय custody officer first at 6 hours, then at intervals of no less than 9 hours. If grounds for detention cease, immediate release is required. अब हर 6 फर्स्ट आपने रिव्यू करना है उस बंदे का, जो सस्पेक्ट है उसको पुलिस में 6 hours पे. सो 6 hours इज़ व्हेन यू फर्स्ट रिव्यू द पर्सन. देन इंटरवल्स ऑफ नो लेस देन 9 hours. पहला तो 6 hours में, देन उसके बाद 9 hours, विद इन द एवरी 9 hours आपने उसको रिव्यू करना है, चेक करना है वो बंदा ठीक है, केस की क्या सिचुएशन है, एंड देन यू टेक इट फ्रॉम देयर. अगर लेट्स से आपने एक बंदे को डिटेन किया और आपको विद इन पहले रिव्यू में 6 hours में वो बंदा ही आपने रखा, आपने कहा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, उसके बाद आपने रियलाइज़ किया कि जो असली बंदा था वो ये तो नहीं, वो तो ये था, कोई और था, तो फिर आपने उसको इमीडिएटली रिलीज़ करना है. अब आपने जब उसको डिटेन किया तो उसके कुछ राइट्स हैं. जो बंदा डिटेन है, सस्पेक्ट है, उसके भी कुछ राइट्स हैं. सबसे पहले मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ राइट्स बाय द पुलिस ऑफिसर. अब ये राइट्स जो सस्पेक्ट के पास होते हैं, ये पुलिस ऑफिसर का उसे बताना मैंडेटरी है एज पर द लॉ. नाउ राइट्स टू हैव समवन इन्फॉर्म्ड. सबसे पहला राइट जो एक डिटेन्ड पर्सन के पास है या डिटेनी के पास है, वो है सेक्शन 46 का, कि आप अपने किसी दोस्त, किसी रिलेटिव, किसी फैमिली मेम्बर को बता सकते हो कि आप अरेस्ट हो चुके हो. सो यू हैव दैट राइट. दैट पर्सन मस्ट बी टोल्ड ऑफ द अरेस्ट एंड द लोकेशन. सो लेट से आप अरेस्ट हुए, आप डिटेंशन में हो, आपके पास पुलिस ऑफिसर इज़ बाउंड टू टेल यू कि यू कैन मेक अ कॉल एंड कॉल योर फादर और कॉल योर फ्रेंड और एनीबडी. तो आप उसको कॉल कर सकते हो एंड यू हैव टू टेल देम द लोकेशन ऑफ द अरेस्ट एंड कि अरेस्ट आप हो. फॉर इंडाइटेबल ऑफेंसेस सीरियस ऑफिसर senior officer can delay notification up to 36 hours if reasonably believing it will lead to interference, harm, evidence, alerting other persons involving, hindering recovery of property. सो लेट्स से, अब इसका मतलब ये है कि जहाँ सीरियस ऑफेंसेस हैं तो आप ये इन्फॉर्म करना उस बंदे को, या उसका ये राइट टू कॉल समबडी 36 आवर्स तक डिले कर सकते हो.
लेकिन ये सिर्फ इसकी दो रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले ये आपका एक सीनियर ऑफिसर कर सकता है ओनली, फर्स्ट। एंड सेकंड के आपको एक रीजनेबल सस्पिशन हो कि अगर हमने इसे अपने दोस्त या फादर या किसी को कांटेक्ट किया तो ये हार्म हो सकता है आगे भी। तो उस सूरत में आप नहीं करते, उसको 36 आवर्स तक अलाउ नहीं कर सकते। कोर्सी एड्स ए डिटेन पर्सन शुड बी अलाउड अ रीजनेबल फ़ोन कॉल। मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं दी अब कोर्सी इज़ अगेन द एडिशनल गाइडलाइंस कि आप उसको रीजनेबल फ़ोन कॉल तक का टाइम दे सकते हो। ये नहीं कि आप उसको 4 घंटे दो लेकिन रीजनेबल फ़ोन कॉल टाइम दो। कैन बी 10 मिनट्स, इट कैन बी 40 मिनट्स, इट कैन बी मे बी इवन 2 मिनट्स ओनली। अंडर 18, अगर तो जो बंदा डिटेन्ड है वो अंडर 18 है, पुलिस मस्ट ऑल्सो कॉन्टैक्ट अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेलफेयर। सो एक बंदा तो वो उसने कॉल कर लिया, लेट से दोस्त को किया, लेकिन दोस्त तो उसका ख्याल तो रख नहीं सकता, तो फिर पुलिस के पास राइट है टू कॉल हिज फादर और हिज मदर और समबडी दैट कैन टेक केयर ऑफ हिम। राइट टू लीगल एडवाइस सेक्शन 58। ये आपने, अच्छा पहली बात आपने उसको बोला यू कैन इन्फॉर्म समबडी। द सेकंड थिंग इज कि यू टेल हिम दैट यू कैन हायर अ लॉयर। दैट दिस इज़ वेरी कॉमन इन द लॉ सीरीज़ वगैरह। क्या अब बंदा पुलिस स्टेशन आता है तो उसे कहता है यू हैव अ राइट टू अ लॉयर एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अ लॉयर एट एनी टाइम ऑफ योर चूजिंग, सो कैन कॉन्टैक्ट योर लॉयर। So yeah, custody officer must ensure the suspect is aware posters advertising free legal advice must be predominantly displayed. तो अगर कोई फ्री लीगल एडवाइस की बात कर रहा है तो वो आप डिस्प्ले करोगे। सस्पेक्ट मस्ट बी टोल्ड ओरली एंड गिवन रिटन नोटिस। आप उसको बताओगे कि आपके पास एक लीगल राइट है। सस्पेक्ट मस्ट साइन द कस्टडी रिकॉर्ड रिगार्डिंग लीगल एडवाइस। तो सस्पेक्ट जो है वो साइन करेगा कि हाँ मुझे अपने लीगल एडवाइस के बारे में बताया गया कि मैं किसी को बुला सकता हूँ। फॉर इंडाइटेबल ऑफेंसेज एक्सेस टू अ सोलिसिटर, अगेन फॉर इंडाइटेबल ऑफेंसेज फॉर द सीरियस ऑफेंसेज 36 आवर्स तक हम इसको डिले कर सकते हैं। इवन जस्ट लाइक द वन अबव, 36 आवर्स तक हम कॉलिंग योर फ्रेंड को डिले कर सकते हैं। केस लॉ इसके ऊपर आप देख लें, आर वर्सेस सैमुअल, आर वर्सेस ग्रांट। डिले जस्टिफाइड ओनली ऑन रेयर ओकेजन्स। आप ये डिले नहीं कर सकते, 36 आवर्स तक नहीं डिले कर सकते। ओनली वेरी रेयरली रिफ्यूजल वॉज अनलॉफुल एज एनी वन लाइकली टू बी अलर्टेड हैड ऑलरेडी हैड बिन। And then again, R versus Grant, deliberate interference with the right to privilege solicitor communication is serious abuse of process. कन्विक्शन क्वाश। तो ये आर वर्सेस ग्रांट वाला केस वैसे ज़रूरी है। इसमें ये पूरी जो केस था वही नलिफाई कर दिया था, उसको पूरे केस को ही कैंसिल कर दिया था, कन्विक्शन को क्वाश कर दिया था, क्योंकि उसे सोलिसिटर को कॉल करने की इजाज़त ही नहीं दी गई। तो ये इतना सीरियस ब्रीच है। सो दिस इज़ योर सेकेंड थिंग। अब डिटेंशन एंड ट्रीटमेंट में पहले हमने टाइम लिमिट देखे, फिर हमने राइट्स देखी, अब हम देखेंगे पुलिस इंटरव्यूज़। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आप पुलिस के सामने अपना इंटरव्यू देते हो। कोड ई एंड एफ, कोड ई ऑडियो के बारे में गाइडलाइंस देता है, कोड एफ विजुअल्स के बारे में। ऑल पुलिस स्टेशन इंटरव्यूज मस्ट बी ऑडियो रिकॉर्डेड। फॉर जुवेनाइल्स विजुअल रिकॉर्डिंग में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। सो पुलिस के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो हर उसको रिकॉर्ड करेगा। दे विल रिकॉर्ड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग दैट हैज़ बिन सेड इन द इंटरव्यू। प्री स्टेशन इंटरव्यूज अ प्रॉब्लम एज दे आर इनफॉर्मल अनरिकॉर्डेड। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फैब्रिकेशन, प्री स्टेशन इंटरव्यूज़ वो इंटरव्यूज़ होते हैं जो एक्चुअल इंटरव्यू से पहले बता दिए जाते हैं। सो पुलिस ऑफिसर उसको बोलेगा कि इंटरव्यू में बोलना कि तुमने कि तुमने ड्रग्स तुम्हारे पास थे। सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर प्रिपेयरिंग हिम फॉर द इंटरव्यू। द पुलिस इज रादर थ्रेटनिंग हिम, और यू नो उसको वो डरा रहे हैं फॉर द इंटरव्यू। सो दैट यू कान डू। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फैब्रिकेशन, एनी एलेज confession made outside should be put to the suspect at the start of the recorded interview. So yeah, बेसिकली अगर आपको वो डरा रहा है, धमका रहा है, तो आप ये दिस नॉट अ गुड थिंग टू डू एंड दिस मे बी अ प्रॉब्लम एज स्पेसिफाइड हेयर। Urgent interviews. Police can question before a solicitor arrives if the matter is urgent or the solicitor will be significantly delayed. अगर तो आपने लॉयर को कांटेक्ट किया, उसने कहा मैं 10 घंटे बाद आऊँगा, तो वो इंटरव्यू पुलिस डायरेक्ट भी ले सकती है। फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी हो सकता है कि वो सोलिसिटर अराइव होने से पहले ही वो अर्जेंटली इंटरव्यू ले ले। इसकी एग्जांपल थी आर वर्सेस हैलीवेल। An urgent outdoor interview where the suspect asked for a solicitor and to be taken to a station was ruled inadmissible as space rules were completely disregarded. A subsequent
मर्डर कन्फेशन वाज आल्सो एक्सक्लूडेड। तो हालीवेल का केस ही वैसे लैंडमार्क केस है, एक अच्छा केस है। उसमें एक इंटरव्यू आउटडोर ले लिया गया, थाने तक लाने की जहमत नहीं की। तो दैट्स हाउ बिग अ ब्रीच पुलिस ऑफिसर्स यूजुअली मेक। सो एन आउटडोर इंटरव्यू विद द सस्पेक्ट आस्क्ड फॉर सोलिसिटर, और उसने सस्पेक्ट भी सोलिसिटर को भी मांगा उसने, एंड टू बी टेकन टू स्टेशन वाज रूल्ड इनएडमिसिबल एज पेस रूल्स वर कम्प्लीटली डिसरिगार्डेड। पेस रूल्स को कम्प्लीटली डिसरिगार्ड किया और उधर ही उसको इंटरव्यू ले लिया गया। सब्सिक्वेंट मर्डर कन्फेशन वाज आल्सो एक्सक्लूडेड। और जो इसके सब्सिक्वेंट मर्डर कन्फेशन था वो भी, मतलब उसने कन्फेस किया कि हाँ मैंने मर्डर किया, वो भी एक्सक्लूड कर दिया गया। सो दिस इज हाउ बिग, हाउ important these procedures are. Treatment of suspects and exclusion of evidence. Exclusion of evidence under PACE. Section 76 of PACE. The court shall not allow statements obtained through oppression to be used as evidence. Oppression includes torture, inhumane or degrading treatment or the use of threat of violence. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेक्शन 76 आपको, पुलिस ऑफिसर को बाउंड करता है कि आपने किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, किसी को टॉर्चर नहीं करना, एंड किसी को फोर्स नहीं करना कि कोई जुमला बोले। अगर तो होगा तो सेक्शन 76 विल count that evidence as not admissible. By admissible I mean it will not be allowed to be brought to court. कोर्ट उसको कुछ कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि वो एविडेंस जो थी वो ज्यादती से ली गई थी। Section 78 of PACE. The trial judge has discretion to refuse to admit evidence if, considering all circumstances, including how the evidence was obtained, its admission would have an adverse effect on the fairness of proceedings. So again the same, कि जज उसको डिनाई कर सकता। The judge exercised discretion under 78, refusing to admit defendant's murder confession because the breach of pace. ये ऊपर भी हमने हैलीवेल का केस देखा था, इधर दोबारा देख लेते हैं। हैलीवेल के केस में यही हुआ था कि जज ने उसको कन्विक्शन उसकी हटा दी और सस्पेक्ट को जाने दिया, सिर्फ इस बात पे कि जो इंटरव्यू किया गया था वही गलत किया गया था। वो पेस के हिसाब से पुलिस ने इंटरव्यू किया ही नहीं था, वो आउटडोर इंटरव्यू किया था और स्टेशन भी नहीं लाया और सोलिसिटर से मिलने के लिए भी इजाज़त नहीं दी। सो यू नो द क्रक्स ऑफ द केस उधर ही रह गया, एंड उसको डायरेक्ट वो हो गया, डायरेक्ट ही वॉज फ्री टू गो just because of this breach. So this is how big an offense it is. अच्छा, अब आपने डिटेन भी कर दिया, पुलिस ऑफिसर ने इंटरव्यू भी ले लिया, डिटेंशन में भी बंदा आ गया। अब उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। जो हम एफआईआर लॉन्च करने के बाद पुलिस क्या करती है, कंप्लेन लॉन्च करने के बाद एक फर्स्ट इंटीमेशन रिपोर्ट बनाती है इन पाकिस्तान। तो इसी तरीके से वो सर्चेज अपनी कंडक्ट करती है, वो प्रॉपर्टी पे जाएगी। लेट से कोई चोरी हुई है और सस्पेक्ट पकड़ा गया, तो अब वो जाएंगे उस घर जिससे उस घर उस जिससे उस चोर ने चोरी की है, उधर जाएंगे, फिंगरप्रिंट्स लेंगे, बॉडी सैंपल्स लेंगे, सर्चेस करेंगे, जो टेंजिबल चीज़ें हैं उनको उठाएंगे और उस पिक्चर्स लेंगे, सो एंड सो फोर्थ। तो उसका क्या तरीका है? सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑफ विद द सर्च। तो अब लेट से वो उस चोर के घर गए और उसकी माँ को या उसके बाप को उन्होंने पकड़ लिया और उनको सर्च किया कि जो चोर है इसके बाप ने इसके साथ मिल के चोरी किया और इसके साथ ये चीज़ें हैं। सो लेट्स से गोल्ड वाज स्टोलन, राइट? सो लेट्स से उस सस्पेक्ट का जो बाप था उसने गोल्ड रखा, अपने बेटे से लेकर खुद उसने गोल्ड रख लिया। तो अब आप जब उसके घर पहुंचेंगे तो आप उसको सर्च करेंगे। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। आफ्टर अरेस्ट के जो सर्च हैं उसकी भी कुछ रूल्स हैं। नॉन इंटीमेट सर्चेज ऑन डिटेंशन। द कस्टडी ऑफिसर हैज a duty to record all property a person has on arrival at the station. If necessary to complete his record, the custody officer may authorize a non-intimate search. अगेन पुलिस ऑफिस थाने के आने के बाद भी आप एक नॉन इंटीमेट सर्च कर सकते हैं, एज एन ऊपर से आप सर्च कर डीपर वन देन द वन इन पब्लिक बट अ नॉन इंटीमेट वन। दैट्स द फर्स्ट। सेकेंड स्टेप सर्च, ये आपका प्रॉपर थरो बॉडीली सर्च होता है। सर्च इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ मोर देन आउटर क्लोथिंग। आउटर क्लोथिंग इंक्लूड सॉक्स एंड शूज। Condition for use. It may only take place if it is necessary to remove an article the detained person should not be allowed to keep. There is reasonable suspicion the person has concealed such an article. तो लेट से वो अपनी इनर क्लोथिंग में कुछ छुपा ले, किसी ने गोल्ड चोरी किया और उसने इनर क्लोथिंग में छुपा लिया हो, तो आप उसे यू आर अलाउड टू मेक दैट सर्च। Must not be conducted in view of anyone who does not need to be present or a member of the opposite sex. अब आपने सिर्फ उन लोगों,
अपने सेम जेंडर के सामने सर्च होगा, सो इफ़ इट्स अ मेल सस्पेक्ट तो मेल ऑफिसर सर्च करेगा, इफ इट्स अ फीमेल सस्पेक्ट तो फीमेल ऑफिसर सर्च करेगी फर्स्ट। एंड किसी और की वहाँ इजाज़त नहीं है टू बी प्रेजेंट। मस्ट बी कैरिड आउट बाय एन ऑफिसर ऑफ द सेम सेक्स, वो तो मैं बता चुका हूँ। अब ये तो हमारी स्ट्रिप सर्चेस थी, नॉन इंटीमेट सर्च थी। अब हम आ जाते हैं इंटीमेट सर्चेस पे। दिस इज सेक्शन 62। तो अगर आप नॉन इंटीमेट सर्च कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर रूल्स लग रहे हैं। अगर आप स्ट्रिप सर्च कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये स्लाइटली मोर थरो सर्च कर रहे हैं तो ये। देन इंटीमेट सर्चेस जो सबसे ज़्यादा डीप सर्च होता है, तब आप तब आपके ऊपर ये रूल्स रखेंगे। अथॉरिटी कैन बी ऑथराइज बाय हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर, सो इफ़ यू आर डूइंग एन इंटीमेट सर्च यू मस्ट हैव परमिशन फ्रॉम अ हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर। Reasons to believe the suspect has concealed an item which could be used to cause physical injury to themselves or a class A drug. क्लास बी ड्रग के लिए आप इंटीमेट सर्च नहीं कर सकते, क्लास सी ड्रग के लिए आप इंटीमेट सर्च नहीं कर सकते, सिर्फ क्लास ए ड्रग के लिए। और कुछ उसने ऐसा छुपाया है जिससे हम किसी को हार्म कर सकते हो। सो लेट से उसने कोई नाइफ छुपा लिया, समथिंग लाइक दैट, इन हिज इनर क्लोथिंग, या कोई ड्रग, क्लास ए ड्रग छुपा लिया, तो तब आप इंटीमेट सर्च कर सकते हो। A search which consists of the physical examination of the person's body orifices other than the mouth. Who conducts the search? For drugs must only be carried out by a suitable qualified person. अगर कोई ड्रग को छुपाया हुआ है तो फिर डॉक्टर करेगा या नर्स करेगा। For other items should, if practicable, be a suitable qualified person, but can be done by another person if a high-ranking officer authorizes it. तो अगर कुछ और है, अगर ड्रग्स हैं तो डॉक्टर और नर्स मैंडेटरी। अगर कुछ और है तो फिर कोई और भी कर सकता है, बट उसके लिए भी अथॉरिटी हमें हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर से लेने की ज़रूरत है। इंटीमेट सैंपल्स, अब ये इंटीमेट सर्च की बात थी बॉडीली। अब सैंपल्स सच एज ब्लड, सो एंड सो फोर्थ, प्यूबिक हेयर, डेंटल इम्प्रेशन, सीमन, a swab taken from any person's genitals or body orifice other than the mouth। तो अगर ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर क्या रहा है, कैन ओनली बी टेकन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और रजिस्टर्ड नर्स। तो अगर आपको ब्लड लेना है, सीमन लेना है, यूरिन लेनी है, प्यूबिक हेयर लेना है, डेंटल इम्प्रेशन लेना है, तो दैट दिस कैन ओनली बी डन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर और अ नर्स। नॉन इंटीमेट सैंपल्स एंड फिंगरप्रिंट्स, जो आपके एग्जैक्ट डायरेक्टली बॉडी से लिंक नहीं होते, उनको आप कैसे सैंपल्स एंड फिंगरप्रिंट्स लेने के क्या रूल्स हैं। सो पावर वाइल डिटेन पुलिस कैन मे टेक फिंगरप्रिंट्स एंड नॉन इंटीमेट सैंपल्स, हेयर, सलाइवा। सो अगर हेयर है, सलाइवा है, वो आप पुलिस का ऑफिसर भी ले लेता है, उसके लिए आपको मेडिकल ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है। रीजनेबल फोर्स can be used. Consequence of refusal, the court or jury may draw such inferences as they deem fit for a refusal। तो कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो इस पूरे प्रोसेस में किसी चीज़ को भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ड्रग टेस्टिंग, वेयर अडल्ट सस्पेक्ट इज अरेस्टेड फॉर अ ड्रग्स ऑफेंस, अगर आपको किसी पुलिस ऑफिसर ने ड्रग्स के लिए पकड़ा है तो आप फॉर दिस ड्रग ऑफेंस सैंपल ऑफ यूरिन और नॉन इंटीमेट सैंपल कैन बी टेकन to establish if they have a class A drug in their body, but this is only for a class A drug। B और C के लिए आप ड्रग टेस्टिंग का फॉर्मेट नहीं यूज़ कर सकते। इसके बाद थोड़ी हमारे पास गाइडलाइंस हैं इंटरव्यूज़ के। जो इंटरव्यूज़ की कंडक्टिंग है वो कैसे होगी एंड उसमें क्या है। सो कंडीशन दिस, आई डोंट नीड टू गो इनटू मच डिटेल, इट्स वेरी इजी एंड आई वुड रिक्वेस्ट you guys to read this, but very quickly. Suspects must be given adequate breaks for meals, refreshments, and sleep. Fitness must be established to the custody officer satisfaction that the suspect is fit to be interviewed। कोई mental illness ना हो या कुछ ना हो वो चेक करना is the जिम्मेदारी of the custody officer। Support persons, if the suspect is under 18 or mentally vulnerable, they have entitled। तो अगर कोई मेंटली कोई वनरेबल है, किसी को कोई इशू है, तो एक लॉयर या अडल्ट पर्सन का उधर होना ज़रूरी है, प्रेफरेबली अ डॉक्टर। एनी सस्पेक्ट कैन रिक्वेस्ट अ लॉयर टू बी प्रेजेंट, कोई भी लॉयर का होना वहाँ मैंडेटरी कर सकता है। इंटरव्यू रूम स्टैंडर्ड्स, जो आपका रूम है जिसमें आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो वेंटिलेटेड होना चाहिए। इट शुड नॉट बी क्लॉस्ट्रोफोबिक, इट शुड बी गुड नॉर्मल साइज एंड शुड नॉट बी यू नो डिम लाइट्स एंड थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट, बड़ा वो सा हो, वो नहीं होना ज़रूरी। इट मस्ट बी वेल लिट। द रूम मस्ट हैव एन ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सूटेबल ब्रेक्स में भी अलाउड, इंटरव्यूज़ कैन लास्ट अप टू 5-6 hours एज वेल। तो आप उसको यू कैन हैव इट ब्रीफर, breaks in between, so like every 45 minutes you give them a break, or every 15-20 minutes he can have a break to eat।
or anything, to go to use the washroom or anything. So yeah, अब राइट टू साइलेंस एक लॉ है हमारे पास, द क्रिमिनल जस्टिस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1994 सेक्शन 34 टू 39। वो एक राइट टू साइलेंस देती है। अब इसका क्या मतलब है? बिफोर दिस एक्ट, नो एडवर्स कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सस्पेक्ट्स साइलेंस एट ट्रायल। Current law, the act allows inferences to be made from a suspect's refusal to answer questions. करंट लॉ ये कहता है कि अगर कोई लेट से वो कोई उससे पूछे कि ये फ़ोन आपका है और वो सस्पेक्ट साइलेंट रहे, तो इससे पहले क्या होता था कि आप कोई इन्फ्रेंस नहीं ले सकते थे। लेकिन अब ये है कि इफ़ ही स्टे साइलेंट, तो जज कैन इन्फर दैट ही इज़ हाइडिंग समथिंग, so to speak. You do not have to say anything, but it may harm your defense if you do not mention when questioned something which you later rely on in court. Anything you do say may be given in evidence. So, meaning the defendant cannot be forced to speak. उस पर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि इसके बाद का जवाब दोगे ही दोगे, लेकिन अगर वो किसी बात का जवाब नहीं देता तो इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम. So, however, at trial, the judge may comment on the failure to mention a crucial fact, and this failure can form part of the evidence against them. Silence alone is not enough for a conviction. जस्ट बिकॉज वो साइलेंट था किसी सवाल के ऊपर, तो इसका ये मतलब नहीं आप उसको कन्वर्ट कर दो. प्रॉपर प्रोसिक्यूशन एविडेंस देखी जाती है. इन्फ्रेंस होती है, कंक्लूजन नहीं होती. आप इन्फर करते हो उस चीज़ से. यू कैन आप अगर कोई बंदा चुप रह रहा है किसी सवाल से, तो वो चुप आप ये नहीं कहोगे कि ये झूठा है. आप ये कहोगे कि ये चुप है, सो मे भी कुछ हो सके. यू कैन इन्फर समथिंग फ्रॉम इट. You can take something out from it, or you can take that vibe out from that question, but you need proper evidence to convict. Convict का मतलब होता है जेल भेजना. अच्छा, लीगल एडवाइस. सब कोर्ट सी सस्पेक्ट इज इंटाइटल टू लीगल एडवाइस बाय टेलीफोन और फेस टू फेस, प्राइवेटली थ्रू डिटेंशन. ये भी हम कवर कर चुके हैं. रोल ऑफ द कस्टडी ऑफिसर हम ऊपर एक्सटेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट टू ऐड, कस्टडी ऑफिसर मस्ट इंश्योर इज सो सी एवरी अरेस्टेड पर्सन ऑन अराइवल. कस्टडी ऑफिसर वो होता है जो आपके कस्टडी में रखता है आपको. इंश्योर द सस्पेक्ट इज़ ऑफर्ड, ये सारी चीज़ें उसको आप दें. लीगल एडवाइस, अप्रोप्रिएट अडल्ट लॉयर, ये सब देना ज़रूरी है. उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देनी ज़रूरी है. उसको चेक करना है कि वो मेंटली फिट है फॉर द इंटरव्यू और नॉट. इंश्योर दैट डिटेंशन टाइम लिमिट्स आर ऑब्जर्व्ड. कि डिटेंशन टाइम लिमिट है, ये नहीं है कि 96 आवर्स से ज़्यादा वो रह रहा है. मैंने सस्पेक्ट इज चार्ज, इंश्योर दे अंडरस्टैंड द चार्ज एंड डिसाइड ऑन बेल, कि किस चीज़ के लिए उसने आपको गिल्टी या सस्पेशन ऑफ गिल्ट के लिए पकड़ा. तो ये मैंडेटरी है. इम्पैक्ट ऑफ ब्रीचिंग द रूल्स कंसर्निंग पुलिस पावर्स. अब लेट से ये रूल्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. लेकिन लेट से आप ये रूल्स ब्रीच करते हो तो इसके क्या रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं? स्टॉप एंड सर्च. सेफ गार्ड द पुलिस ऑफ सेफ गार्ड्स द पुलिस ऑफिसर मस्ट आइडेंटिफाई themselves and their station. State the reason for the search. A plain clothes officer must provide identification. कॉन्सिक्वेंस. अब लेट से स्टॉप एंड सर्च में आपने कुछ गलत किया, पुलिस ऑफिसर ने आपको अपना आईडी नहीं बताया, या वो यूनिफॉर्म में नहीं था, और उसने आपको अरेस्ट कर लिया. तो अगर ऐसे अरेस्ट किया है, सो फेलियर टू प्रोवाइड रीजंस मेक्स द सर्च अनलॉफुल. सो लेट से एक सस्पेक्ट है, उसी ने क्राइम किया है, पुलिस ऑफिसर ने उसको नहीं बताया मैं तुम्हें क्यों अरेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन सारी दुनिया को पता है उसने अरेस्ट वही गिल्टी है, लेकिन ही विल गो फ्री जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनर ब्रीच के पुलिस ऑफिसर ने अपने स्टॉप एंड सर्च में उसको सब कुछ समझाया नहीं. इसका प्राइम केस है उस्मान वर्सेस डीपीपी. Officers did not give names or stations. The Queen's Bench court held the search was unlawful. Therefore, Mr. Imran could not be guilty of assaulting an officer in the execution of their duty. Michaels versus Highbury Corner Magistrates Court confirmed the principle from Usman. तो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़. बेशक वो मर्डर के लिए गिल्टी हो, लेकिन अगर आपने अरेस्ट के वक्त उसे अपना नाम नहीं बताया, आपने पुलिस ऑफिसर की डेजिग्नेशन नहीं बताई, तो वो सारी जो सर्च है वो इलीगल हो जाती है. एंड देन अरेस्ट. ये ECHR, द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, दिस इज़ अ EU बॉडी दैट इज़ नो लॉन्गर बाइंडिंग ऑन द UK, बट ये एक परसुएसिव वो रखती है, अथॉरिटी रखती है. सो लॉफुल अरेस्ट टू ब्रिंग अ पर्सन बिफोर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन रीजनेबल सस्पेशन ऑफ इन दैट एवरी अरेस्टेड पर्सन इज इन्फॉर्म्ड प्रॉम्प्टली एंड लैंग्वेज दैट स्टैंड ऑफ द रीजन ऑफ देयर अरेस्ट.
तो आर्टिकल 5 भी कहता है कि आपको उसको क्लियरली समझाना है कि हम आपको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं. So that marks the end of this chapter. If you guys have anything that you want to ask me, you can contact me on this number. Here I am available on WhatsApp. You can also search the Law Mentors on Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, and yeah. So take care, guys, and study hard. Bye bye.